Hello, dear students. Welcome to Jora IAS. I am Upasna, and today we are going to do our lecture number 7 of our polity lecture series, in which we will cover fundamental rights. So, let's start. First of all, what are fundamental rights? Fundamental rights क्या होता है जो हमें फंडामेंटली मीन्स लीगली हमें दिया जा रहा है, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब राइट क्या होते हैं? राइट मतलब हक। ओके, ये कहाँ पर हमें दिए जाते हैं? अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में दिए जाते हैं, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और एक ये बहुत ही ज्यादा लंबी और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स की। जस्टिसिएबल का मतलब होता है जिसके लिए हमें जस्टिस मिल सकता है और इनजस्टिस हमें नहीं होगा। इनफैक्ट जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटिव वे में है। चाहे वो किसी भी कंट्री के हम कॉन्स्टिट्यूशन को लगा ले पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो, बट हमारे राइट्स जो है काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, इलेबोरेट है। ओके, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करता था। कौन से 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता था? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये आर्टिकल जो है हमारा 32 था, ठीक है। ये हट चुका था, रिपील था ये आर्टिकल 31 जो है, राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो था, ये हमारा रिमूव हो चुका था और ये एक लीगल राइट बन गया था। ठीक है, पहले क्या था? फंडामेंटल राइट, अब क्या है? लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300। और अब हमारे पास कौन से है? सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे। ओके, आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में जो है ना, स्टेट की डेफिनेशन बताएगी। अब कौन से स्टेट की? जो पार्ट 3 में जब भी स्टेट का जिक्र होगा ना, पार्ट 3 के अंदर अगर कुछ बोलता है स्टेट शैल दिस डू दिस, या फिर स्टेट शैल नॉट डू दिस, तब क्या होगा? वहां पर जो स्टेट का मतलब है वो क्या होगा? मैंने आपको क्लासेस में बताया, स्टेट का मतलब कैपिटल एस आ गया, इंडिया हो जाता है। और स्टेट्स का मतलब वो जो होता है सिटीज, सॉरी मींस हमारे जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओके, गुजरात, ऐसी स्टेट्स है जो उनके बारे में बोला जाता है। लेकिन जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है ना स्टेट की, ये डिफाइन किया गया उन स्टेट के बारे में, उस स्टेट के बारे में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत आ रही है। मींस अगर हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे पार्ट 3 के अंदर जब भी लिखेंगे वर्ड स्टेट, तो उस स्टेट का मतलब क्या होगा? अब हम जान लेते हैं क्या होगा उस स्टेट का मतलब। एक तो हो जाएगा हमारी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स भी। मींस ये एग्जीक्यूटिव है हमारी और ये लेजिस्लेटिव है, राइट? किसकी? यूनियन गवर्नमेंट की। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर किसका? स्टेट्स का भी, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज सभी, म्यूनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है, एक्सेट्रा। और जैसे कि कोई भी स्टैट्यूटरी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लाइक LIC, ONGC, सेल। देखो, अब इसमें क्या लिखा गया? स्टेट हम वैसे मान लेते स्टेट, तो उसमें क्या आता? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी? यूनियन गवर्नमेंट। पर उसमें कंफ्यूजन रहता कि गवर्नमेंट कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट भी आ रहा है उसमें, या फिर स्टेट गवर्नमेंट आ रहा है, या फिर दोनों आ रहे हैं। और ये जो हमारी जो लोकल अथॉरिटीज है वो आ रही हैं कि नहीं स्टेट के अंडर। स्टेट मींस जो टर्म स्टेट यूज की गई है यहाँ पर, ऐसे नहीं है स्टेट मींस राज्य या फिर देश। स्टेट मींस एक बॉडी, किसी कौन सी बॉडी जिनमें ये सब आ रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अब इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब हो गया? जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिट है, ठीक है। नॉट इक्वल मींस अगर हम फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए कोई लॉ नहीं बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वहीं पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। दैट इज रिटन अंडर आर्टिकल 13। अब कौन से लॉज आ जाते हैं? परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। टेम्परेरी लॉज ऑल्सो, जैसे ऑर्डिनेंस कोई भी प्रेसिडेंट पास करते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाते हैं। अब जैसे क्या हो सकता है?
इनइक्वालिटी शो कर दे गवर्नमेंट किसी चीज में, लाइक हम ये चीज कर रहे हैं, लाइक टेक एन एग्जांपल कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी छोड़ो, अभी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कर रहा है हमारा, उसमें वो कुछ ऐसा डाल दे जिससे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, तो क्या वो जो रूल है वो पास होगा? क्या वो रूल है वो डिक्लेयर किया जाएगा कि वो हाँ एक सही लॉ है और ये एक टेम्परेरी लॉ बन सकता है? नहीं, इट वुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, जैसे कि लेजिस्लेशन है, कोई ऑर्डर है, कोई बाय लॉ है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, फिर नोटिफिकेशन है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स की जो है उल्लंघना नहीं कर सकती है, ठीक है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है अभी? मीन्स जैसे कि हमारे कुछ कस्टम्स हो जाते हैं, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते अगर वो फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिट है। आर्टिकल 14 टू 18 हमें बताते हैं राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। आर्टिकल 14 हमें बता रहा है कि कोई भी पर्सन, कोई, देखो यहाँ पे स्टेट वर्ड यूज किया गया, अब स्टेट का मतलब क्या हो गया? जो वहां पर लिखा गया, स्टेट में क्या क्या था, रिकॉल करते दोबारा से। स्टेट में था हमारे यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, और जो थे हमारे लोकल बॉडीज हो गए थे, और कुछ स्टेट्यूटरी और नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज जो थी, जैसे कि LIC, सेल, वैसी बॉडीज होगी थी, ठीक है। वो कोई भी क्या नहीं करेगी कि वो किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं करेगी, ठीक है, मीन्स देगी, ठीक है। The concept of equality before law is British origin. This you have to underline, ठीक है। While the concept of equal protection of law has been taken by अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही सबसे अच्छी बात है कि हमने दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखा है और वैसे ही अप्लाई किया है, ठीक है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, अब हम देखते हैं उसको। देखिए, एक तो एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, एब्सेंस हो जाती है किसकी? स्पेशल प्रिविलेज की। और क्या हो जाता है? इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ। मींस वही इक्वालिटी की बात ही यहाँ पर भी की गई है। कोई भी पर्सन है, चाहे वो रिच है, पुअर है, हाई है, लो है, ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, वो लॉ से अबव नहीं है, ठीक है, ये बताया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है वो मीन क्या करता है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है सभी पर्सन को जो कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस में है। अभी रूल ऑफ लॉ पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है इक्वालिटी, सॉरी, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ की, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के अंडर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विच इज प्रोपाउंड बाय, किसने इसके बारे में बोला था? एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट जो थे, A.V. डाइसी ने बताया था। ये हमारे स्टेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई भी नाम ऐसा आता है, ठीक है, वहां पर। इवन की यूपीएससी में भी हो सकता है, बिकॉज इट इज अनप्रिडिक्टेबल जैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या क्या इक्वालिटी के? द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैस कौन सी एक्सेप्शंस है वो नीचे बिलो हमारे दी गई है। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट में जब भी वो हम अपनी पावर्स और ड्यूटीज कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जो है वो नहीं की जाएगी जब तक वो अपनी टर्म ऑफ ऑफिस में, मींस वो एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं या फिर एज अ गवर्नर सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ना ही उनकी अरेस्ट होगी, ना ही उनको जेल की सजा दी जाएगी, ठीक है। और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, अगर उसने कुछ भी पार्लियामेंट में कहा है या फिर पार्लियामेंट में कुछ ऐसा वोट दे दिया है या फिर किसी कमेटी में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उस पर कोई नहीं होगी। ये क्यों जरूरी है? ताकि वो खुल के बोल सके वहां पर, ऐसा ना हो कि कल को कोई भी कुछ भी बोल दे और वो डरे जाए कि नहीं मेरे में भी जेल हो सकती है मुझे अनाउट, ठीक है। आर्टिकल 15, इसमें क्या बताया गया है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कौन से बेसिस पे?
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। रिलीजन में हमारे आ जाते हैं जो हमारे जो धर्म होते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ओके ये। रेस में जो हो जाते हैं हमारा रंग रूप कैसा है वो आ जाता है। कास्ट में हमारे आ जाते हैं कास्ट, जैसे हमारे अब बताए जाते हैं, जनरल कैटेगरी होगी, शेड्यूल कास्ट होगी, शेड्यूल ट्राइब होगी, ओबीसी हो गया, ठीक है, ये सब जो हो जाते हैं। सेक्स हो जाता है, मींस आप मेल हो, फीमेल हो, अदर जेंडर हो। प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हो, असम से हो, तमिलनाडु से हो, वैसे, ठीक है। द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू और डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। मीन्स आपको डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा ऐसे कि हाँ तुम तो ये हो तो तुम्हें ये राइट नहीं मिलेगा, तुम ये हो तो तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी, नहीं। द यूज ऑफ वर्ड ओनली connotes that discrimination on other ground is not prohibited, okay। मीन्स अगर इसके अलावा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती है तभी वो लाइबल नहीं है डिस्क्रिमिनेशन कहलाने के, लेकिन इन ग्राउंड्स पे जो अगर हमारी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तभी वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाने के लाइबल है, ओके। जो स्टेट है वो परमिटेड है कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज और प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। मीन्स जो हम बोल सकते हैं ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम बोल सकते हैं, वो आप कर सकते हो कि आपने किसी ऐसे वर्ग को जिसे पिछड़ा हुआ माना जा रहा है उसको कुछ अपर दे दिया गया। यहाँ पर किस किस के लिए कहा गया, ये सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जैसे आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में ही बात की गई है कि पब्लिक, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्स वाले नहीं है, दूसरे भी कोई भी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बोला गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे अभी मान लीजिए आप रह रहे हो पंजाब में या फिर आप रह रहे हो हरियाणा में और राजस्थान को कोई एग्जाम आ रहा है, तो क्या आप वहां पर जाके भर सकते हो? हाँ जी भर सकते हो। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दी गई है। आर्टिकल 16 हमें प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सारे सिटीजन्स को इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट मीन्स जो आर्टिकल 12 में हमें स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है ना, उसके अंडर। और कोई भी सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, सॉरी, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मींस इसके अगर आप डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो या फिर किसी भी इन चीजों पर आपको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। देखिए पिछले में चेंज था, पिछले में रिलीजन था, यस, रेस था, यस, कास्ट था, यस, सेक्स था, यस, और क्या था आपका? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, वो प्लेस ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आ गया, ठीक है, रेजिडेंस, डिसेंट, यहाँ पे दो वर्ड्स और भी है, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, पुराने जमाने में जो होता था, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे या फिर और भी कई कास्ट के लोग थे, उन्हें अनटचेबल माना जाता था, तो उनके लिए ये रूल लाया गया कि अंडर दिस एक्ट, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिवली जो था ना अमेंडेड किया गया उसको और रीनेम किया गया ऐसे, ठीक है। मींस पहले क्या था, पहले एक्ट का नाम था ये, ठीक है, इसे बनाया गया ताकि पीनल प्रोविजन को स्ट्रिंजेंट किया जाए और सख्त कानून बनाया जाए। किसके लिए? सिविल राइट्स को, जो ये हमारे ऑफेंसेस हो रहे थे अनटचेबिलिटी के लिए, कि वो पनिशेबल है, चाहे वो इम्प्रिजमेंट हो सकता है 6 मंथ्स के लिए या फिर फाइन जो आपको 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आप किसी को अनटचेबल फील करवाते हो या फिर आप उसको अनटचेबल बोलते हो, ठीक है, तो या तो आपको एक इम्प्रिजनमेंट मींस जेल होगी 6 मंथ्स की, या फिर आपको 500 रुपए का जुर्माना होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब अबोलिशन ऑफ टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल क्या होता है? कुछ टाइटल थे जो ब्रिटिश टाइम पीरियड पे दिए जाते थे, ठीक है, क्योंकि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, तब कुछ बंदे थे इंडिया के जिन्होंने विश्वासघात करके ब्रिटिशर्स का जो था साथ दिया था, तो उनको वो राय बहादुर नाम से टाइटल भी दिए जाते थे। ऐसे टाइटल्स जो थे, ठीक है, दिए जाते थे, लेकिन वो क्या थे टाइटल्स? एक तरह से इंडिया के ऑपोजिट थे, ठीक है। तो ऐसे कई टाइटल्स और भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टेट को कोई भी टाइटल नहीं दे सकते एक्सेप्ट अ मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मींस अगर आपने पीएचडी कर लिया, आप डॉक्टर लगा सकते हो, यस,
ठीक है, कोई मिलिट्री टाइटल आपको मिल रहा है, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हो। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग, देखो आप फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल खुद नहीं ले सकते हो, ठीक है, मीन्स अगर आपको फॉरेन कंट्री कोई टाइटल दे रही है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आप प्रोहिबिट किए जाते हो। एक्सेप्ट करने को ही सीधा बोल दिया गया कि आप एक्सेप्ट तक नहीं कर सकते हो। और फॉरेनर जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड कर रहा है या फिर ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की कंसेंट, अगर कोई फॉरेनर है, कोई यूएसए वाला बंदा है, वो इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या फिर कोई भी जॉब कर रहा है या फिर मतलब हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है वो, ठीक है, अगर उसको यूएसए वाले कोई भी टाइटल देना चाह रहे हैं या फिर चाइना वाले कोई टाइटल देना चाह रहे हैं, वो खुद नहीं ले सकता, पहले प्रेसिडेंट की उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी तभी ले सकते हैं। ना ही कोई सिटीजन और ना ही कोई फॉरेनर जो है वो स्टेट्स के अलावा जो है ना कोई भी प्रेजेंट एमोलमेंट ऑफिस फॉर्म ऑफ एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं ले सकते हैं। मीन्स आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं बहुत, वो देखिए एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट एमोलमेंट या फिर ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आप नहीं ले सकते हो। राइट टू फ्रीडम आ जाते हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर्टिकल के अंडर हमें 6 राइट्स दिए जाते हैं सभी सिटीजन्स को। वो क्या है? बोलने की आजादी है, एक्सप्रेस करने की आजादी है, आपको पीसफुली आप असेंबल कर सकते हैं, लाइक धरने कर सकते हो लेकिन विदाउट आर्म। वहां पर ऐसा नहीं है कि धरना आप हो हल्ला मचा रहे हो, पीसेबली आप कर सकते हो। एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, ठीक है। और आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो फ्रीली। अगर मैं आज चेन्नई घूमना चाहूँ तो मैं चेन्नई जा सकती हूँ, यस। हाँ, टिकट लगेगी, पैसा लगेगा, वो सब लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि मुझे रोक दिया जाएगा कि आप चेन्नई नहीं घूम सकते हो क्योंकि आप इस स्टेट से, या फिर आपको नहीं चेन्नई जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं लगेगा, वीजा लगेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं लगेगा। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल मीन्स आप रह सकते हो और सेटल भी हो सकते हो। मान लो अब बच्चे कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं पे जा रहे हैं, लाइक दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई जैसे अपना करियर बनाने के लिए मुंबई जा रहा है, तो क्या वो वहां पर रह सकते हैं? हाँ। क्या वो अपना सारा पीछे से सामान छोड़ के मीन्स अपना रहना सहना छोड़ के वहां पर सेटल हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। क्या कुछ कोई मनाही है गवर्नमेंट की वहां पर? नहीं, ऐसी कोई मनाही नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना आपको जाके फॉर्म भरना पड़ता हो पहले डीसी ऑफिस में जाके कि सर मैं यहाँ पर इस शहर में रहना चाह रहा हूँ तो आप मेरे को परमिशन दो, नहीं लगते ना। तो वो आपका हक ही है कि आप रह सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको प्रोफेशन जो है आपको प्रैक्टिस करना है, आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, इंजीनियर बनना है, आपके हाथ में है वो, ठीक है। और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आपको पेन का बिजनेस करना है, पेंसिल का बिजनेस करना है, कॉपी का करना है, आपको टीवी का करना है, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा ऑक्यूपेशन कर रहे हो कि जैसे कि किसी चीज में परमिशन मिल रही है, लाइक ठीक है, कोई खाने की कंपनी है आपकी, उसमें परमिशन तो हमें चाहिए, ठीक है। वैसे परमिशन कोई फूड इंस्पेक्शन होगी तो वो भी करवानी पड़ेगी आपको, कर आप सकते हो, लेकिन जो है इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनली जो आर्टिकल 19 है ना उसमें 7 राइट्स थे, बट द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था वो? यहाँ पर हम नोट कर लेंगे इसे, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि कौन सा जो था हमारा आर्टिकल डिलीट हुआ था। आर्टिकल 19 के अंडर जो था ये वाला कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चीज जो थी हमारी चेंज हो गई थी, डिलीट हो गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप देखते हो न्यूज वाले जो हैं वो करते हैं, मान लीजिए अभी मोदी जी हमारे वो हैं प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनको कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई उनकी उनको नीति कुछ समझ नहीं आई है, कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने कोई रूल पास किया है बट उनको पसंद नहीं है, क्या वो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। पर क्या आप नॉर्थ कोरिया चले जाओ, आप कर पाओगे? खुल के उतना नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप है, बट यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है और एक्सप्रेस भी आप कर सकते हो। इट इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस इन हिज व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ, कन्विक्शन फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ। अब देख लीजिए ध्यान से, माउथ बोल के भी,
लिखकर भी, छाप के भी, प्रिंटिंग पिक्चर बना के भी, या फिर किसी अदर, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कई कार्टून्स बनते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस के, तो वो पिक्चरिंग ही होगी एक तरह से, मतलब जैसे एनी अदर मैनर यहाँ पे लिखा गया है ना, तो कार्टून बना देते हैं, फिर वीडियोस बना देते हैं, तो दैट इज योर चॉइस। ऐसा तो नहीं है ना किसी को ऐसे मतलब जो कार्टून बनाना है पॉलिटिक्स पे न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं तो उनको जेल हो गई हो, मतलब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ऐसा ना कर रहे हो कि हाँ टेररिज्म वो प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्रिटिसिज्म वे में आप बना सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेल्ड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनमें। देखिए, ये व्यूज आप दे सकते हो, प्रेस मींस छाप सकते हो न्यूज़पेपर में, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। राइट अगेंस्ट टैपिंग और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है, मींस आपका फोन कोई ऐसे नहीं है टैप कर रहा है, आपकी सारी बातें सुन रहा है, दैट इज योर राइट कि आप ऐसे, अभी देखो आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपका कोई फोन तो नहीं टैप करवा सकता ना कि हाँ मुझे इसके वैसे ही सारी बातें सुननी है, तो दैट इज अ क्राइम। आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो तब पुलिस करवाती है, दैट इज अनदर थिंग। राइट टू टेलीकास्ट, आप टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हो, ठीक है, और दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखो, गवर्नमेंट कभी भी मोनोपोली नहीं बना सकती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, चाहे वो न्यूज हो, ठीक है। आजकल होता है कि बोल देते हैं लोग कि ये मीडिया जो है इस नेता की है, ये मीडिया इस नेता ने खरीदी हुई है, लेकिन क्या वो राइट है उनको लेने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। राइट अगेंस्ट बंड कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज आरटीआई हम कर देते हैं ना उसके बारे में। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, अब मान लो आपको नहीं कुछ बोलना, आप चुप रहना चाहते हो, तो वो भी आपको फ्रीडम है। कई बंदों को नहीं पसंद है उतना ज्यादा बोलना, लेकिन लीगली देखा जाए तो कई बार हो जाता है कि अगर आपको कोई गवाही नहीं देनी है तो दैट डजंट मीन कि आपको कोई भी गवाही देने पे मजबूर कर सकता है। दिस इज योर चॉइस कि मैं गवाही दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, इट इज अपॉन मी। अगर मुझे देनी है तो मैं दूंगा, नहीं देनी है तो मैं नहीं दूंगा, दैट इज ऑन मी। तो ये फ्रीडम ऑफ साइलेंस आपको मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लासेस में जाके टीचर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बेटा इसका आंसर बताओ, तो यू आर सेइंग नो मैम आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई विल नॉट गिव आंसर्स। दीज आर सिली थिंग्स, ओके। ये चीज नहीं होती है, मींस आपको जब ये पढ़ना है ना तो आपको खुद ऑफिसर लेवल पे पहुंच के सोच के फिर पढ़ना है, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस क्यों दी गई होगी। सिली एग्जांपल्स नहीं इसमें आपको सोचनी, इसमें आपको एक अच्छी एग्जांपल सोचनी है अगर आपको सोचना है भी, क्योंकि एग्जांपल लेके जब आप सोचते हो ना तब ज्यादा याद रहता है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, मींस आप प्री सेंसरशिप लगा सकते हो। फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली मींस आप असेंबल होना चाह रहे हो, गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया जो आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आप असेंबल करके उसका विरोध, उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हो। अभी काफी मास लेवल पे हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, राइट, तो वो पीसफुली जब तक हो रहा था, दैट इज अंडर फ्रीडम ऑफ असेंबली ओनली। एवरी सिटीजन हैज राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेट एंड टेक आउट पोसेशन। इससे पहले क्या होता था, जब 44th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट मींस इंदिरा गांधी वाला केस हुआ था ना, तब आर्म्ड रेबिलियन को चेंज कर दिया गया था, मींस आर्म रेबिलियन लाया गया था अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था। पहले तो अगर आप कोई भी विरोध भी कर रहे हो ना तो भी आप पे हो सकता है, लेकिन इस चीज को स्पेसिफाई किया गया कि आर्म्ड रिबिलियन होना चाहिए, तभी जो है गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। ये हम जब इमरजेंसी वाला चैप्टर करेंगे ना तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन क्या हुआ था क्या नहीं था केस, ठीक है। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने जाके बैठ रहे हो लाखों की संख्या में, पब्लिक लैंड में, हॉस्पिटल के सामने जैसे आप कोई रोड पे बैठा ना, दैट इज पब्लिक लैंड, पर ऐसे नहीं किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आप घुस के बोल रहे हो कि हाँ आई विल प्रोटेस्ट हियर, तो दैट इज नॉट अंडर द राइट। अंडर राइट क्या है आपका, ओनली ऑन पब्लिक लैंड, ठीक है। और जो प्रोविजन है वो डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट, डिसऑर्डरी, रायोटियस असेंबली, ठीक है, मींस जो कि पब्लिक पीस को ब्रीच करती है कोई भी चीज, या फिर आप आर्म्स लेके, आर्म्स क्या होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस बोलते हैं ना हम, गन्स वगैरह होती है उनको बोलते हैं आर्म्स। और जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जहां पर भी आ रहा है इसको अंडरलाइन करो
क्यों? क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपका आ जाता है कि हाँ आपको फ्रीडम, आपको राइट तो मिला है बट फुली राइट नहीं है। अभी जैसे हम बोल सकते हैं कि आपको राइट टू, जैसे कोई भी राइट आप मान लीजिए, जैसे अभी राइट टू असेंबली है आपको, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप 100 लोग लेके आ जाओ और जबकि कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, आपको बोल दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ने कि आप 4 जने ही बाहर आ सकते हो, 4 लोग से ज्यादा बंदे जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते, आप 100 लोग इकट्ठे खड़े हो, तो दैट इज अगेंस्ट आर लाइक पॉलिसीज। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर कोई लगा रहा है गवर्नमेंट, तो उसको हमें ध्यान रखना है। एसोसिएशन हम कर सकते हैं, ठीक है, हम यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन जैसे किसान यूनियन बनी हुई है, ठीक है, वैसे यूनियन है, आप सोसाइटीज बना सकते हो, कंपनी बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, क्लब्स बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, कोई भी ऐसा चीज आप बना सकते हो। It not only includes rights to start an association but also continue with the association or union as such। मीन स्टार्ट कर रहे हो तो उसको चलाओगे भी तो ना, ऐसे नहीं है कि हाँ आपने खोल दिया तो बाद में कहीं आपको आके कोई कहे कि नहीं नहीं, फॉर्म करने का आपको है हक कि आप फॉर्म कर सकते हो, आप बना सकते हो कोई भी एसोसिएशन, बट हम इसको चलने नहीं देंगे, बने ही रहने दो, बट हम इसे लाइक वर्क नहीं करने देंगे, तो वैसा कुछ नहीं है, वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पे भी इम्पोज हो सकती है। क्यों? क्योंकि कल को आप बोल दो नहीं नहीं मैं तो वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं, टेरर वाला, कोई टेररिज्म की वो बनाऊंगा, एसोसिएशन बनाऊंगा इंडिया के खिलाफ, तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमें अपने ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए ये चीज बनानी है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो मैंने आपको बताया था कि आप इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, ठीक है, वो चीज है। दिस इज पर्पज इज टू प्रमोट नेशनल फीलिंग नॉट पैरोचियलिज्म। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हाँ मैं जाके मैं तो जाऊंगा यहाँ पर जाऊंगा। अब जैसे किसी चीज में आप, कई बंदों का एंटर करने का नहीं होता है कि आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो, तो दैट इज अनदर थिंग। बट क्या होता है यहाँ पर कि जब आप कहीं किसी भी सिटी में जा रहे हो ना, तो आप जा सकते हो आराम से, इस पे आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऐसा हो कि वहां पर कोई दंगे हो रहे हैं और आप वहां पर बोला गया लोगों को कि वो एरिया खाली करो और जाओ बाहर, लेकिन भाई मैं तो यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे को तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं तो जाऊंगी जानबूझ के, क्यों, मेरे को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं आप जा सकते हो, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी है। एवरी सिटीजन हैज राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, बट इसके अंदर दो पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? एक तो एनी पार्ट ऑफ द कंट्री मीन्स एट एनी प्लेस टेम्पररी, ठीक है, रिजाइड का मतलब हो गया, रिजाइड मीन्स रहना होता है, और सेटल होता है जब आप सारा बोरिया बिस्तर अपना उठा के आ जाते हो कि मैं तो यहीं पर ही रहूंगी या रहूंगा। घर बसाना जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये होता है रहना, ये होता है घर बसाना। घर बसाना इन द सेंस कि कई बच्चे, मान लीजिए कोई पढ़ने गया है, चेन्नई पढ़ने गया है, ठीक है, वहां पर वो 4 साल रहा है, तो वो अभी भी रेजिडेंट है। लेकिन अगर वो सोचे कि नहीं मुझे तो अभी पसंद आ गया है ये अपना चेन्नई, तो मैं यहीं पर रहूंगा, तो अपनी सारी फैमिली जो है चेन्नई लेकर आ जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पे जॉब भी मिल गई है, तो दैट इज सेटल होना, ठीक है। स्टेट यहाँ पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों लगा सकते हैं? कि शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में आप नहीं जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, टीचर बनना है टीचर बनो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनना आईएएस ऑफिसर बनो, पीसीएस बनना है पीसीएस बनो, पुलिस में जाना है पुलिस में जाओ, दिस इज अप टू यू, ठीक है, ये आप बन सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो वही चीज बताई गई यहाँ पर भी कि आप कोई भी अगर आप चाहते हो लाइवलीहुड के लिए करना काम, वो आप कर सकते हो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि आपको कल को गन बेचने लग जाओ, मेरा तो यही बिजनेस है मैं तो गन बेचूंगा विदाउट लाइसेंस, आई एम सेइंग विदाउट लाइसेंस, ओके, इस चीज को ध्यान रखना। या फिर कल को ड्रग्स बेचने लग जाओ कि नहीं नहीं हमें बोला है, आर्टिकल दिया गया हमें, हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दिया गया, तो मैं ड्रग्स बेचूंगा, नहीं बेटा नहीं बच्चे, वो आप नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि दैट ऑल्सो कम्स अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसे बता दिया गया, ठीक है, बट
अल्टीमेट जो होता है ना फैसला, वो आपका किस में जाता है, कोर्ट में जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मेरे हिसाब से जो है ये चीज करना इज ओके, बट आपके हिसाब से हो सकता है कि ये चीज करना नहीं ओके। ऐसा कुछ नहीं होता। अल्टीमेट डिसीजन इज ऑन कोर्ट, वो डिसाइड करेगी दैट इज इट जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और नॉट जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, ठीक है। और कोई भी जो स्टेट है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन को, टेक्निकल क्वालिफिकेशन को जो कि रिक्वायर्ड है प्रोफेशन के। आपको टीचर बनना है किसी स्कूल में तो वो क्या मांगते हैं, बीएड की डिग्री मांगते हैं, ठीक है। आपको डॉक्टर बनना है तो वो क्या मांगते हैं, एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर ऐसा कुछ। ऐसा तो नहीं है ना आप 12th पास करके बोलो कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनाओ, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे को फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको जरूरत है, ठीक है। और स्टेट और इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शंस को, प्रैक्टिसिंग एनी पर्टिकुलर ट्रेड, रिजर्विंग इट फॉर पब्लिक सेक्टर, एग्जांपल रेलवेज, ठीक है। वो अलग चीज है, वही जैसे रिजर्वेशन होती है पब्लिक सेक्टर में कुछ कैटेगरीज की, पीडब्ल्यूडी मींस पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, इनकी, ठीक है। आर्टिकल 20 हमारा क्या बताता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या है, देखिए जो आर्टिकल 20 है हमें ग्रांट करता है प्रोटेक्शन किसी भी आर्टिबरी और एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, to an excused person where citizen or foreign or legal person like a company or corporation. It contains 3 provision in that direction. क्या क्या है? No ex post facto law, no double jeopardy, no self incrimination. इसका मतलब क्या है अभी हम जान लेते हैं, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स देखो आज आपने क्या किया, मान लीजिए आज एग्जांपल ले लेते हैं हम, पॉलिटिशियन ए ये है, ठीक है। इन्होंने ना कोई ट्रैफिक लाइट देखी, वो थी रेड, इनको थी जल्दी, इन्होंने क्रॉस कर दी। पहले क्या था रूल, आज रूल क्या है, आज ही मान लो ये घटना हुई है, आज रूल क्या था कि आपको 1200 रुपए फाइन लगेगा अगर आप रेड बत्ती क्रॉस करते हो, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा ओके ये आए हैं, और तभी उनके जो ऑपोजिशन थे, ऑपोजिशन बी हो गए, ठीक है, पॉलिटिशियन बी, उन्होंने देखा कि इसने तो मतलब जो है रोड क्रॉस की है, इसको फाइन तो लग गया है, बट मेरे को ना कहीं जेल के अंदर करवाना है। तो वो क्या करेंगे, लॉ पास कर देंगे, जाके पार्लियामेंट गए वो, उन्होंने लॉ पास कर दिया किसी ने भी रेड बत्ती अगर क्रॉस की ना तो उसको 2 साल की जो है कैद है, या फिर मान लीजिए 2 लाख रुपए जुर्माना है, इन दोनों में से एक चीज है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या उसको वो पेनल्टी लगेगी, नहीं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या है, नो एक्स पोस्ट मीन्स क्या हो गया, जो भी पहले जुर्म कर दिया है ना किसी ने और उस पे बाद में जो कानून बना है उसको उसके तहत नहीं मिलेगी सजा, उसको पुराने कानून के तहत ही सजा मिलेगी, ठीक है। अब पहले क्या था, 1200 रुपए जुर्माना, तो उसको 1200 जुर्माना ही लगेगा। ऐसा नहीं कि उसको देखकर पॉलिटिशियन बी ने देखा कि मेरी तो सरकार है, मेरे को इसको कहीं ना कहीं से जेल के अंदर करवाना है या फिर इसके पैसे खत्म करवाने हैं तो मैं ये करूंगा, नहीं। ये इसी चीज के प्रोटेक्शन में बनाई गई है कि कहीं कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ये सब ना कर दे। ये हम रीड कर लेते हैं एक बार, नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, ठीक है, जब वो बन रहा है तब, और नॉट सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ इन फोर्स द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। वही चीज बताई गई है जो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद एन एग्जांपल, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी, मान लीजिए एक पर्सन है, उसको एक जो है उसको सजा मिल गई है कि उसको उम्र कैद है, ठीक है, बट जो है उससे ना उसको मजा नहीं आया जो जज था, तो बोलेगा तेरे को उम्र कैद तो है ही, पर तेरे को उम्र कैद जब खत्म होगी तब तेरे को फांसी है, ठीक है। सेम सेम चीज के लिए दो आपने वो बता दिए इसको पनिशमेंट, ठीक है, या तो आप बता दिए उम्र कैद या फिर फांसी बता दीजिए, ठीक है, बट उन्होंने दोनों बता दिए, तो क्या वो एक ऑफेंस के लिए उसको 2 बार सजा मिलेगी, नहीं, ठीक है। या फिर मान लीजिए उसको उम्र कैद 20 साल की होती है, 20 साल खत्म होने के बाद जज ने जो था दोबारा से बुला के उसको फिर किया कि अब तेरी हो तो गई है 20 साल की उम्र कैद, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरे को मजा नहीं आया, अब मैं तेरे को फांसी दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इस वाले कॉन्टेक्स्ट में है, नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार जो सजा सुना दी वही सजा है, ऐसा नहीं है कि बाद में आप उसको दूसरी सजा भी सुना रहे हो।
नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने कोई खून कर दिया है, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हाइपोथेटिकल, तो मैं खुद जाके ऐसे नहीं बोलूंगी कि भी मैंने खून किया है, मैं विटनेस नहीं बनूंगी अपने लिए, ठीक है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस ऑफ अगेंस्ट हिमसेल्फ, मींस हाँ, वो जैसे सरेंडर होता है वो अलग चीज होती है, लेकिन मेरे को पुलिस वाले ऐसे नहीं कह सकते कि अब तो करना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा, आपको गवाही, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो आप, ठीक है, अपने खिलाफ गवाही जो होगी वो नहीं मानी जाएगी। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना भी, इसमें आगे पार्ट्स आएंगे ना, उसको ध्यान से याद रखना अच्छे से। जो पर्सन है वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी उसको मिलेगी, बट अंडर द लॉ। और राइट जो है, इट हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग राइट्स, अब फॉलोइंग देख लेते हैं क्या, ये देखो कितने सारे राइट्स है, ये आपको देख लो एक बार, ठीक है, मैं आपको पढ़ देती हूँ, बट ये याद आपको करनी है, ठीक है, सिंपल सिंपल से रॉ है, ठीक है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर, देखिए नॉर्मल है ये, लाइफ टू लिवलीहुड, लाइफ टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू शेल्टर, आपको घर मिलेगा, प्राइवेसी है, लिवलीहुड है, ठीक है, प्राइवेसी वाला ये जो क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, ठीक है, 2 बार आया इवन की। राइट टू हेल्थ है, फ्री एजुकेशन, लीगल एड, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, स्पीडी ट्रायल, हैंड कफिंग, अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगेंस्ट डीलेड एग्जीक्यूशन, ठीक है, ट्रैवल अब्रॉड आप जा सकते हो, बॉन्डेड लेबर, अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, इमरजेंसी मेडिकल एड, मीन्स ये देखिए ये नॉर्मल, जैसे आप ह्यूमनली जैसे बोल सकते हैं ना, ह्यूमैनिटी ग्राउंड वाले, ह्यूमैनिटी ग्राउंड वाले, ठीक है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जो बेस्ड होते हैं ना, राइट टू स्लीप, देखो ये भी आ रहा है, राइट टू हियरिंग, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फेयर ट्रायल, ये सब जो है ना आपकी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको लगेगा कि इतने सारे क्यों दिए गए, लेकिन ये एक तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, 86th अमेंडमेंट 2002 declares that state shall provide free and compulsory education to all the children। अब हमने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन है, क्या वो पहले से था? नहीं, वो बाद में आया, ठीक है, वही बताया गया, एजुकेशन फॉर ऑल 14 ईयर्स तक आपको मिलेगा, आर्टिकल 45 जो है उसमें बताया गया पार्ट 14 के अंडर, ठीक है, कंपल्सरी था एजुकेशन, बट उसको राइट भी बना दिया गया है, ठीक है। इट इज नाउ रीड्स दैट स्टेट शैल एंडेवर to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। It also added a new fundamental duty under Article 15 ने कि उसका जो पेरेंट्स है उसको क्या कहते हैं, एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स के लिए। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अब ये क्या है, ठीक है, अ पर्सन जो कि अरेस्टेड है, डिटेन्ड है, डिटेंशन 2 टाइप की होती है, नेमली प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है? जो पनिश करती है किसी भी पर्सन को आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट, ठीक है, मीन्स आफ्टर ट्रायल जो मीन्स कोर्ट में उसको बता दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद वो करेगा। प्रिवेंटिव क्या है? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब क्या होता है प्रिवेंशन का? सेफ्टी, राइट, ठीक है, मीन्स डेफिनेशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, मीन्स यहाँ पर ट्रायल हो चुका है कोर्ट में, ट्रायल का मतलब होता है वहां पर जाके जब आप एक सुनवाई करवाते हो, ठीक है। Its purpose is not to punish a person for a past offense but to prevent him from committing an offense in the near future। मान लीजिए आज कोई एग्जांपल लेते कि आज कोई डेट है, मान लीजिए इंडिया के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हुआ एक पर्सन ने उस दिन जो था ना कुछ ऐसा कर दिया था विच इज अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, तो उसको उस टाइम तो उसके लिए सजा मिल गई थी, लेकिन अगले साल जब वो टाइम आया तो काफी ज्यादा जो वो चल रही थी, मतलब जैसे हम अफवाह बोल सकते हैं, चल रही थी कि वो पर्सन ना दोबारा से वो काम करेगा, अगर वो करेगा ना तो उसको हम मारेंगे, तो इसलिए कोर्ट क्या करेगी, उसको पहले ही ले लेगी अंडर अपनी, मतलब जो पुलिस है वो अंडर ले लेंगे अपने कि नहीं भाई ये बंदा ऐसा काम कर सकता है, ठीक है, मीन्स ये देखिए, बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर, तो उसको पहले ही अंदर ले लेंगे कि नहीं भाई तुम तो कर सकते हो, और काफी अफवाह भी उड़ रही है और तुम्हारे एटीट्यूड से भी यही लग रहा है कि तुम करोगे, इसलिए हम तुम्हें अंदर डाल रहे हैं।
आर्टिकल 23 क्या है? प्रोफेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, फोर्स लेबर जो होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे कंपनीज में काम कराया जाता है बच्चों को किडनैप करके, जैसे काफी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। वो प्रोहिबिट करता है कि बेगर नहीं, बेगर बनने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को ट्रैफिकिंग जो होती है, मीन्स किसी भी चीज तर किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग जो है ना, इसमें उसकी बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर वही बताया गया है किसमें, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन विमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स। किसी लड़के को, किसी लड़की को, किसी बच्चे को, लड़का लड़की मीन्स यहाँ पर विमेन मैन की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप बेचते हो, खरीदते हो एक सामान की तरह, तो दैट इज ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूड प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूट मीन्स सेक्सुअल वर्क के लिए अगर किसी विमेन को जो है लिया जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है, जैसे रेड लाइट एरियाज बताए जाते हैं, उन उनको भी एक तरह से इमोरल ट्रैफिक बताया जाता है, बिकॉज वो उनके विश के अगेंस्ट होता है, राइट, इसलिए उसको इमोरल भी बोला जाता है। इनको पनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 बनाया है। आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब बच्चों को पटाखों की फैक्ट्री में लगा देते हैं, ड्रग फैक्ट्री में लगा लेते हैं, माइनिंग में लगा लेते हैं, जो कि सब इलीगल होता है। लेकिन बच्चों को जैसे किडनैप करना ना आसान हो जाता है क्रिमिनल्स के लिए, कि बच्चों को किडनैप किया और उनको डरा के धमका के रखा एंड देन उनसे काम करवाया, इसलिए जो है इसके लिए राइट था, एक राइट दिया गया है कि बच्चों को जो है अंडर एज 14 जो है आप नहीं करा सकते हो किसी फैक्ट्री में, इन एनी फैक्ट्री, ठीक है, एनी फैक्ट्री, माइन और अदर hazardous activity like construction work or railway, but it does not prohibit their employment in any harmless or innocent work। मान लीजिए वो बच्चे को नॉर्मल एक, जैसे मान लीजिए कोई उनके पिताजी हैं, उन्होंने बोला कि तू पढ़ता नहीं है, तू मेरे साथ ना शॉप पे चला कर चल, ठीक है, अगर पढ़ भी रहा है तो मेरे साथ शॉप पे चल, काम सीख, क्योंकि आगे तेरे को यही शॉप संभालनी है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ उसको हार्म पहुंचा रहे हैं या फिर उससे चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, वो एक तरह से एक बच्चे की स्किल भी बढ़ा रहे हैं और एक इनोसेंट वर्क है, हार्मलेस वर्क है, तो वो हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा बेचारा भी नहीं कुछ कर सकता, उसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, मान लीजिए वो बिल्कुल अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, वो कहीं पे जाता है कोई चाय वाले के पास कि भैया मेरे को काम पे लगा लो, मैं आपकी चाय बना दिया करूंगा, तो दैट इज हार्मलेस वर्क, इनोसेंट वर्क है, ठीक है, वो इसमें नहीं आता है। नहीं तो सारे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं, अगर वो पढ़ने जाएगा तो वो बच्चा काम कहाँ से करेगा, खाएगा पिएगा कहाँ से। तो इन चीजों के लिए एक बार के लिए ये लॉ बनाया गया है, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016। जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, वो बच्चों के लिए प्रोहिबिशन करता है, ठीक है। वही है, नॉर्मल बातें अपनी पता है हमको वैसे भी, ठीक है, ये चीजें तो आपको वैसे भी पता होगी, सीरियल्स देख लेते हैं हम या फिर कुछ देख लेते हैं, वहां से हमें इन चीजों की नॉलेज आ जाती है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे मैंने आपको इलेबोरेटिव वे में समझा दिया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ टू 2 years, और फाइन ऑफ 20,000 टू 50,000, या फिर दोनों। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल जाना, और फाइन मीन्स जुर्माना जो लगता है पैसों का, वो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, कि आप अगर हिंदू हो आप हिंदू प्रैक्टिसेस कर सकते हो, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस कर सकते हो, आप क्रिश्चियन हो आपको मुस्लिम बनना है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सॉरी इसमें वो चीज नहीं है चेंज वाला, अभी इसमें क्या क्या है, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, ठीक है। अब क्या है ये प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट में, प्रोफेस जो होता है, प्रोफेस समझिए, डिक्लेरेशन ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, प्रोफेस करना, जैसे प्रोफेसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेस करते हैं, ठीक है, उससे रिलेट कीजिए। राइट टू प्रैक्टिस, वर्शिप कर सकते हो, रिचुअल कर सकते हो, सेरेमनीज बना सकते हो, जैसे दिवाली मनाते हो, ईद मनाते हो, ठीक है, और अपना क्या कहते हैं हम गुरपुरब मनाते हैं, ठीक है, क्रिसमस मनाते हैं, ऐसे आप मना सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। राइट टू प्रोपोगेट मीन्स ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ, प्रोपोगेट आप कर सकते हो, मीन्स उसके बारे में जैसे आपको किसी को बताना है, जैसे कोई गुरुज हैं वो बताते हैं एक रिलीजन के बारे में कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो दैट इज प्रोपोगेट।
अब देख लीजिए आर्टिकल 26 मतलब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ एनी इट्स सेक्शन हैव फॉलोइंग राइट्स। अब सभी रिलीजियस डोमिनेशन में ये सेक्शन, ये राइट्स जो आ रहे हैं इंडिया में जो भी होंगे, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, सॉरी, मीन्स क्या इसका? जैसे मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनते हैं, गुरुद्वारास बनते हैं, ठीक है, आपके चर्च बनते हैं, ये आप बना सकते हो। चैरिटेबल पर्पस के लिए भी आप इंस्टीट्यूशन और भी बना सकते हो, ठीक है। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अगर रिलीजियस कोई मुद्दा उठता है तो वो अपने आप में सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं देगी। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स वो अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 हमें क्या बताता है कि कोई भी पर्सन जो है वो कंपेल नहीं होगा कि आपको ये फीस देनी है, ये फीस देनी है। आई एम नॉट श्योर, जजिया, आई गेस जजिया टैक्स उसको बोलते हैं, अंडर इस्लाम रिलीजन होता था, वो देना होता था, या फिर कोई भी देते थे। जैसे अकबर के टाइम पे अकबर ने लगाया था टैक्स हिंदुओं पे या फिर मुस्लिम्स पे, वो टैक्स आप नहीं भरोगे अंडर द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। आपकी इच्छा है भरने के लिए आप भरिए, बट नहीं इच्छा मत भरिए, यू आर नॉट कंपेल्ड, ठीक है। मतलब कि स्टेट शुड नॉट स्पेंड ऑन पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। टैक्स भर दिया सभी लोगों ने, गवर्नमेंट को पसंद है XYZ रिलीजन, ठीक है, गवर्नमेंट कहेगी ठीक है मैं ये पैसे सारे टैक्स के लगा के मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अब आर्टिकल 28 पढ़ते हैं, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या हो जाता है अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि प्रेयर्स हम मान लेते हैं, प्रेयर्स हो गई हैं या फिर कुछ और रिलीजियस एक्टिविटी कराई जाती है किसी स्कूल में, तो उससे हमें फ्रीडम मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, ठीक है। एक तो जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, मान लीजिए हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र का कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर पूरी तरह से वो गवर्नमेंट के द्वारा ही फंडेड है, ठीक है। तो क्या वहां पर रिलीजियस प्रेयर्स होंगी? नहीं, ठीक है। ऑल्सो नथिंग शैल बी अप्लाई टू अ गवर्नमेंट, ये सेम चीज है, ठीक है, एक्सेप्ट दैट। ये क्या बोला गया यहाँ पर, ये जो पैराग्राफ है ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। पूरी तरह से अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो मान लीजिए फंडेड है तो वहां पर प्रेयर्स होनी जरूरी नहीं है और नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रिलीजन नहीं है, हम एक सेकुलर कंट्री है। सेकंड, मान लीजिए किसी क्रिश्चियन ट्रस्टी ने जो है स्कूल खोला है, प्लस गवर्नमेंट का भी वो स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड और मींस क्रिश्चियन एडेड दोनों है, तो उसमें क्या होगा कि प्रेयर होंगी, बट क्या वो कंपल्सरी है हर बच्चे के लिए? नहीं। वहां पे उसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा कि आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत नहीं होगी तो बच्चा आराम से वो पढ़ सकता है, प्रेयर कर सकता है, लेकिन अगर पेरेंट्स को दिक्कत है तो दैट विल बी नॉट डन, ओके, दिस इज द सिंपल थिंग। और ऑल्सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि माइनर है तो उसके कस्टडी ने, मतलब कस्टोडियन जो उसके पेरेंट्स हो जाते हैं या फिर कोई भी बड़ा है उनके घर का, उन्होंने बोल दिया है, वो प्रोवाइड कर दिया कंसेंट कस्टोडियन ने, ठीक है, तो वहां पर होगा। और ऑल्सो अगर मस्ट देयरफॉर बिकम अ पार्ट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के भी बारे में बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। इवन टू ज्वाइन एनी रिलीजियस वर्शिप दैट कुड बी कंडक्टेड इन दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एनी साइट अटैच टू द अबव। इसमें सिंपल भाषा में यही है कि आप रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हो, मान लीजिए जैसे मॉरल एजुकेशन थी, अभी कोई स्कूल से जहाँ पे आर्य समाज के बारे में बताया जाता था, लेकिन प्राइवेट स्कूल की बात नहीं की गई, यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर स्टेट स्कूल्स की बात की गई, तो क्या वहां पर कंपेल है गवर्नमेंट प्लस मान लीजिए कोई भी ABC रिलीजन है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो बच्चे का जरूरी नहीं है कि वो अटेंड करेगा रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस प्रेयर्स या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 29, यहाँ पर भी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात की जा रही है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in any part of the India having a distinct language script, स्क्रिप्ट क्या होती है, ठीक है, लैंग्वेज में और डायलेक्ट में क्या फर्क होता है, लैंग्वेज और
डायलेक्ट। लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यस। हिंदी इज अ लैंग्वेज, यस। पंजाबी इज अ लैंग्वेज, यस। गुजराती इज अ लैंग्वेज, यस। हरियाणवी इज अ लैंग्वेज, नो। हरियाणवी इज अ डायलेक्ट, क्योंकि उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट मीन्स लिखित भाषा में, जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हरियाणवी का कोई लिखने का ढंग है नहीं। पंजाबी लिखते हैं, पंजाबी में जैसे उड़ा अड़ा ईडी लिखते हैं, तो ये है ना अलग से, डिफरेंट, यस। तो ये होती है स्क्रिप्ट। तो ये है क्या हरियाणवी की? नहीं। राजस्थानी की है? नहीं। तमिल की है? यस। तेलुगु की है? यस। तो दैट इज अ लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अपनी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट हो सकती है, स्क्रिप्ट हो सकती है और कल्चर हो सकता है। आर्टिकल, वही आर्टिकल 30 की बात अब हम करते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी जो माइनॉरिटीज हैं हमारी, हिंदुइज्म को छोड़ के जो भी बाकी रिलीजन है वो सब माइनॉरिटी में है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू जो भी गवर्नमेंट हमारी बोलती है। लाइक मुस्लिम्स है, सिख है, क्रिश्चियंस है, पारसीज हैं, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये वाले भी है, ठीक है। ये सब क्या माइनॉरिटीज, क्या वो अपने धर्म के बेस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं? यस। क्या वो उनको ही, जैसे कि कई इस्लामिक के बारे में मुझे पता है कि वहां पर जो है इस्लाम्स के लिए होता है कि ओनली इस्लाम्स कैन एंटर दिस स्कॉलरशिप एंड ऑल, मुस्लिम्स कैन डू दिस, राइट। वैसे वो चीज बताई गई है कि आप अपने जो है एडमिनिस्ट कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो, उसे चला भी सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। किनको दिया गया है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। इनको बताया गया, क्यों बताया गया? क्योंकि वो माइनॉरिटीज में है ना, तो उनको हमें फील नहीं कराना है कि देखिए आप हमारी कंट्री में सिर्फ 2% हो या 5% हो या 1% हो, बट हमें उनको एक लाइक सेंस ऑफ नेशनलिज्म देना है, ताकि उनको फील हो कि हाँ, ठीक है। ये सारा कुछ वही बताया गया है यहाँ पर। ग्रांटिंग एड, एड मीन्स यहाँ पर द स्टेट शैल नॉट, मीन स्टेट जो है वो नहीं इसमें दखल अंदाजी करेगा, वो पैसा नहीं देगा इसको, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि रिलीजन के बेस्ड पर है, यहाँ पर वही बताया गया है, ठीक है। और जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ माइनॉरिटी, मींस आप परमानेंटली एक्वायर कर सकते हो किसी प्रॉपर्टी को, वहां पर अपना कर सकते हो लीगली, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर जो है, हमारे बी आर अंबेडकर जी जो है, उन्होंने क्या बोला है? डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी एंड इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट। अब यहाँ पर क्या हमारा क्वेश्चन बनता है? सोल एंड हार्ट, ये आपको वर्ड याद रखना है, सोल एंड हार्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है हमारे आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कहा है। बी आर अंबेडकर जी ने सोल एंड हार्ट हमें किस चीज को बोला गया? हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं, किसको बोला? आर्टिकल 32 को। ये भी याद रख रहे हैं कि किस आर्टिकल को बोला गया। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, हम देख लेते हैं। ये एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो फीचर्स, हम बेसिक फीचर जो डिफाइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने इसको बेसिक फीचर बताया है। किसको? आर्टिकल 32 को। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, अगर आपकी राइट्स है, आपको दे दिए गए हैं, लेकिन आपको ऐसे बोल दिया है कि हाँ आपको राइट दिए गए हैं, आप ये मांग सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप हमारे पास मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि हमारे हक है। बट इस पर अगर उन्होंने हमें दिया ही नहीं है कि आपको राइट है, कि अगर आपको ये जो है हक नहीं मिल रहा है, तो आप आओ केस करो, जो आपको ऐसा फील करा रहे हैं, या फिर आपके हक जो है छीन रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये दिया गया है कि अगर आपके हक कोई छीनता है, तो आप आओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट आओ। वैसे तो आपको राइट है सुप्रीम कोर्ट आने का, लेकिन अगर आप एक मतलब आप देखिए समझदार व्यक्ति हो, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट सीधा जा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने सारे जो है हमारे होते हैं। लेकिन क्या आपको सुप्रीम कोर्ट सीधा जाने का हक है? हाँ हक है। किसके अंडर? आर्टिकल 32 के अंदर। किस चीज के लिए? बेसिक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर, रिट्स वो कर सकते हैं,
ठीक है, रिट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे काफी ज्यादा डिटेल में। ठीक है, इंक्लूड हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, शोशरी एंड क्यू वारंटो, ये सारे मिलते हैं। और ऑल्सो पार्लियामेंट जो हम इम्पावर कर सकता है किसी भी कोर्ट को इशू करने के लिए डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट किसी भी काइंड की। आर्टिकल 226 हैज ऑलरेडी कन्फर्ड दीज पावर ऑन हाई कोर्ट। द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अगर जैसे भी दिया गया है वैसे करा जा सकता है। कैसे? इमरजेंसी के टाइम पर यस, बट वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बिफोर 1950 जो था, जो हाई कोर्ट था, सिर्फ उन्हें हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास जो था, सिर्फ उन्हें रिट्स जारी करने का हक था। 1950 से पहले क्या था? ब्रिटिश रूल था, 1947 के पीछे था, लेकिन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इनैक्ट हो चुका था। ठीक है, इसलिए वो चीज है। आर्टिकल 226 जो एम्पावर करती है सारी हाई कोर्ट को इशू रिट करने के लिए, रिट इशू करने के लिए। अब डिफरेंस क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की? जो रिट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ इशू कर सकती है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट सिर्फ इसके लिए नहीं करेगी, बट काफी अदर पर्पज है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है अगेंस्ट अ पर्सन गवर्नमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेयर एज हाई कोर्ट कैन ओनली इशू, मतलब वही है सिंपल बातों में, सुप्रीम कोर्ट जो पूरे इंडिया के लिए करेगी और हाई कोर्ट जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो जो स्टेट आता है उसके लिए करेगी। ठीक है, रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 दिया गया है खुद अंडर, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट है मे नॉट रिफ्यूज द एक्सरसाइज विद इट्स रिट्स ज्यूरिसडिक्शन। ऑन अदर हैंड, a remedy under article 226 is a discretionary और हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। रिट्स जो है वो इशू की जाती है किसी भी कोर्ट के द्वारा, स्पेशली सुपीरियर कोर्ट से इंफीरियर कोर्ट मींस लोअर कोर्ट की तरफ। ठीक है, अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। क्या हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मान लीजिए एक पर्सन है ABC, ठीक है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन एक केस में उसे झूठा फंसाकर उसको क्राइम बता के, उसको क्रिमिनल बता के उसको जेल में डाल दिया गया है, तो वहां पर वो हैबियस कॉर्पस जो है कह सकता है कि आप रिट जारी कीजिए और जानिए कि मैं नहीं हूं। तो वहां पर वो जो कोर्ट है वो बुला सकता है किसी भी बॉडी को, चाहे वो बॉडी इन द सेंस कि कोई गवर्नमेंट बॉडी है या फिर कोई ऐसी कॉरपोरेशन है, ऐसा उनको बुलाकर कि देखने के लिए कि जिस बंदे को डिटेन किया गया है चाहे पुलिस के द्वारा, ठीक है, कहीं वो इलीगल तो नहीं है। अब मैंडेमस क्या है? वी कमांड। वी कमांड का मतलब जो है, अगर वो देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई केस है, मान लीजिए कुछ दंगे हो रहे हैं इंडिया में, दंगे इन द सेंस कि कोई ज्यादा ही ज्यादा लेवल पे जो है हो रहा है कुछ, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट किसी और चीज में व्यस्त है, तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जारी कर सकता है मैंडेमस रिट की गवर्नमेंट आप कर क्या रहे हो, यहाँ पर ये सब हो रहा है और आप कहाँ बिजी हो, बताइए हमें, आपने इस पे अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है। वहां पर ठीक है फेल कर देती है या फिर रिफ्यूज कर देती है परफॉर्म करने को, तब ये चीज होता है। और किसके लिए? सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन या फिर इंफीरियर कोर्ट या फिर कोई ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, इनके लिए वो बोल सकते हैं। प्रोहिबिशन, जैसे यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आपको एक काम करना है सर्टेन, तो यहाँ पर वो एक काम से रोक सकते हैं, लेकिन किसको रोक सकते हैं? एक हायर कोर्ट जो है एक लोअर कोर्ट को रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट को रोक सकती है, और हाई कोर्ट भी क्या किसी को रोक सकते हैं? यस, वो रोक सकती है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे है हमारे, फांसी की सजा नहीं सुना सकते हैं, वैसे अगर कोई सुना देता है तो हाई कोर्ट उसको बोल सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है कि वाई यू हैव डन दिस, इसको करो, जो इसको वो क्या कर देते हैं, इसको प्रोहिबिट कर देते हैं। ठीक है, अब सर्जरी क्या है? मान लीजिए इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड, इट इज इशू बाय हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ठीक है, वहां पर ये क्या होता है कि कोई केस पेंडिंग है काफी टाइम से, या तो वो हायर कोर्ट जो उसको खुद ले लेगा कि मैं करता हूं, या फिर उसको स्क्वैश कर देगा। ठीक है, ठीक है, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एन एरर ऑफ लॉ। मींस कोई एरर हो गया, जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया था, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वो वारंटो क्या होता है? इन द लिटरल सेंस इसका मतलब क्या? बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं किसी ऑफिस में गई हूँ, जहां पर हम मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होना चाहिए,
ठीक है, वहां उसके साइन चलते हैं। लेकिन मेरे को जो है बाहर वाले लोग ही जो है खुद बता के ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहां पर जो है ये चीज लागू होती है। इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू बी अ पब्लिक ऑफिस, हेंस इट प्रिवेंट्स इलीगल असप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। जैसे कि आप डीसी की अथॉरिटी किसी चीज में, लेकिन मेरे को बाहर पर जो उसके सबऑर्डिनेट्स बैठे हैं वहां पर वही चीज वो चीज बोल देते हैं, तो वहां पर वो कोर्ट उनको पूछते हैं आप किस हक से बोल रहे हो ये चीज, जब हक तो इनका है। ठीक है, अब आर्टिकल 33 पे आ जाता है। आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्स और फंडामेंटल राइट्स को लेकर है। आर्टिकल 33 इंपावर करती है पार्लियामेंट को टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉग फोर्सेस। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोविजन का? टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। ठीक है, यहाँ पर जो है आर्म्ड फोर्सेस को है, यहाँ पर थोड़ी सी छूट दी जाती है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इनके लिए। मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 34 जो है वो प्रोवाइड करती है कुछ रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स पे। जब मार्शल लॉ जो है फोर्स में होता है एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड। आर्टिकल 35 अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 35 जो है ले डाउन करती है पावर टू मेक लॉज to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in the state legislature। कुछ हक जो है सिर्फ पार्लियामेंट को मिलते हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। वही बात यहाँ पर की गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।